अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम CMS 1500 क्लेम फॉर्म के हवाले से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं और इसको HCFA 1500 फॉर्म भी कहते हैं। चलिए जी, डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। द CMS 1500 क्लेम फॉर्म इज सबमिटेड फॉर फिजिशियन, नॉन फिजिशियन प्रैक्टिशनर एंड AAC सर्विसेज टू ऑल पेयर्स। सम ऑफ द फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम पेपर फॉर्मेट टू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, द डेट on a paper field is enter as MMDDCCYY यानी month, date, century and years, whereas date in the electronic file is transmitted in CCYY MMDD यानी century, years, month, date. The format change is done behind the scenes by the practice management software और the clearing house software. नाज़रीन, CMS 1500 के हवाले से, बॉक्सेस के हवाले से हम मज़ीद आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात की है कि ये जो है फिजिशियंस के लिए, नॉन फिजिशियन के लिए और इसके अलावा ऐसी सर्विसेज के लिए तमाम पेयर्स को भेजा जाता है। इनमें जो पेपर क्लेम सबमिशन है और इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है, उनमें कुछ ना कुछ जो फॉर्मेटिंग है उसमें डिफरेंस होता है। और उसमें लेट्स सपोज अगर हम पेपर HCFA 1500 भेजते हैं तो वहाँ पे डेट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, जिसमें मंथ, डेट, सेंचुरी और ईयर्स जो है वो ऐड होता है। और इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें CCYYMMDD यानी सेंचुरी, ईयर, मंथ और डेट उसकी सूरत में सबमिट होता है। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और क्लियरिंग हाउस सॉफ्टवेयर, उसके मुताबिक भी ये चेंज होता है, ये वेरी करता है। और जैसे जैसे वो चेंज होता है तो वैसे वैसे इनकी फॉर्मेटिंग में थोड़ी बहुत जो है वो चेंजेस लागू होती है, नॉट मोर बट थोड़ी बहुत होती है। जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट HCFA 1500, उसमें पंक्चुएशंस हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेम जो है वो commas are used to separate the last name, first name and middle initial. Hyphen can also be used by hyphen and names do not use period within the name. नेम के हवाले से उन्होंने कहा है कि इसमें commas वगैरह यूज़ होते हैं मिडिल इनिशियल के लिए भी और फर्स्ट एंड लास्ट नेम के लिए भी। इसके अलावा पीरियड जो है वो यूज़ नहीं होंगे। एड्रेस डू नॉट यूज़ पंक्चुएशन और अदर सिंबल्स इन द एड्रेस एक्सेप्ट व्हेन एंटरिंग ना 9 डिजिट जिप कोड। जिप कोड में ही आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, और अगर वैलिड फॉर्मेट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लेम जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप इनवैलिड जिप कोड एंटर करेंगे तो जो है वो क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डेट्स में क्या है, 8 डिजिट्स यूज़ होंगे, मस्ट बी यूज इन ऑल डेट ऑफ बर्थ फील्ड आइटम्स 3, 11 एंड आइदर अ 6 डिजिट जो है वो बी यूज़ हो सकता है, जो कि हम बॉक्सेस 12, 14, 15, 16, 18, 24A एंड 31 में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द फील्ड्स। For example, if a 6-digit date is used for items 12, it must be used for items 14, 15, 16, 18, 24A and 31A as well. यानी अगर एक बॉक्स में हम फॉर्मेट को 6 डिजिट में यूज़ करेंगे तो बाकी तमाम जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, जिसमें 14, 15, 16, 18, 24A और 31 में भी यूज़ करेंगे। आगे है आइटम 1, शो द टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एप्लीकेबल टू द claim by checking the appropriate boxes. If a Medicare claim is being filled, check the Medicare box. Medicare box को भी चेक करना पड़ता है। आइटम 1A में क्या है, enter the patient insurance ID number, वो enter the Medicare health insurance claim number, whether Medicare is the primary or secondary payer. This information is found on the patient insurance card. Do not use a hyphen or space as a separator within the number. ज़ाहिरी बात है, A1 में जो है 1A में हम जो है ID यूज़ करेंगे। आइटम 2 में क्या है, enter the patient last name, first name and middle initial if any, और shown in the patient insurance card. जो पेशेंट इंश्योरेंस कार्ड के ऊपर होगा वही नाम जो है आप एंटर करेंगे। इंश्योरेंस की आईडी जो है वो करेक्टली एंटर करनी होगी जो कार्ड के ऊपर है। तो ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली एंटर होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी या मिसमैच होगी, इंश्योरेंस क्लेम को डिनाई कर देगी। आइटम 3 में एंटर पेशेंट 8 डिजिट बर्थ डेट and gender. This information is usually provided by the patient when completing new patient paperwork. Compare the information provided by the patient with patient photo ID
नंबर 4 है, इफ़ द पेशेंट हैज़ इंश्योरेंस थ्रू अ स्पाउस और पेरेंट एंटर द इंश्योर्ड नेम, इंश्योर्ड पर्सन का नाम भी एंटर करना होगा अगर पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट है। आइटम 5 में क्या है, एंटर द पेशेंट्स मेलिंग एड्रेस होगा जिसमें ज़िप कोड तक तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रीट एड्रेस और वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन सिटी स्टेट वो एंटर होंगे। आइटम 6 में क्या है, चेक द अप्रोप्रिएट बॉक्स फॉर द पेशेंट रिलेशनशिप के लिए जो भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों ने फिलअप कर देनी है। जबकि आइटम 7 में यानी बॉक्स 7 में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका एड्रेस कंप्लीट एड्रेस उसमें एंटर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो जो है वो क्लेम फिर भी डिनाई हो सकता है। तो बेटर है कि उसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली और एक्यूरेटली एंटर होगी। आइटम 8 को जो है वो खाली रखना पड़ेगा और ये जो है वो नेशनल यूनिफॉर्म क्लेम कमेटी उनके लिए खाली रखी जाती है जो कि उनकी यूज़ के लिए है। आइटम 9 जो है, एंटर द लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडल इनिशियल ऑफ एनी एनरोली ऑफ द पेशेंट हैज़ अ सेकेंडरी इंश्योरेंस। अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मार्क कर देनी चाहिए। आइटम 9A में है, एंटर द पॉलिसी नंबर से और ग्रुप नंबर सेकेंडरी इंश्योरेंस की वो आपको एंटर करनी पड़ेगी। आइटम 9B उसको भी खाली, 9C ये दोनों को खाली रखना पड़ेगा। और आइटम 9D जो है वो एंटर द अदर इंश्योरेंस प्लान और प्रोग्राम नेम, इसमें जो है वो अदर इंश्योर्ड प्लान का जो है वो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पुट कर देनी होती है। इसके अलावा आइटम 10A थ्रू 10C उसमें क्या है, चेक येस और नो टू इंडिकेट वेदर एम्प्लॉयमेंट, ऑटो लाइबिलिटी और अदर एक्सीडेंट इन्वॉल्वमेंट अप्लाइज टू वन और मोर ऑफ द सर्विसेज डिस्क्राइब इन item 24. Enter the state postal code if auto accident is marked yes. Any item check yes indicate there may be other insurance primary to the patient health insurance. For example, if the encounter was to treat a patient injury while at work, workers compensation is the primary payers, not the patient health insurance. Identify primary insurance information in item 11. इस डिस्क्रिप्शन का मकसद ये है कि अगर इन बॉक्सेस में येस लिखा जाता है तो इस बात की इंडिकेशन होगी कि पेशेंट की जो है वो कोई प्राइमरी इंश्योरेंस मौजूद है। लेट सपोज अगर वो इंजरी पेशेंट की हुई है लेकिन अगर वो मार्क यस है तो इट्स मीन कि पेशेंट की कोई वर्कर काम इंश्योरेंस मौजूद है, यानी वर्किंग के दौरान उसकी इंजरी हुई है। आइटम 10D क्या है, claim codes are entered in the item to identify additional information about the patient condition or the claim। ये पेशेंट की क्लेम की जो कंडीशन है, जो पेशेंट की कंडीशन है उस हवाले से बताता है। यहाँ पे क्लेम कोड जो है वो पुट करते हैं, यूज़ होता है। आइटम 11 में दिस आइटम में कंटेन द इंश्योरेंस पॉलिसी ग्रुप और FECA नंबर और इट्स अपीयर ऑन द इंश्योरेंस हेल्थ ID कार्ड। इसमें इंश्योरेंस ID कार्ड होती है और इसको प्रॉपर तरीके से करेक्ट एंटर करना होता है। आइटम 11C में क्या है, इंश्योरेंस का नाम होता है, प्रोग्राम का नाम होता है, ठीक है। और इसके अलावा 11D में क्या है, मार्क टू इंडिकेट द पेशेंट हैज़ सेकेंडरी इंश्योरेंस, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि पेशेंट की सेकेंडरी इंश्योरेंस है। इफ़ दिस आइटम इज़ मार्क्ड आइटम 9A एंड 9D मस्ट आल्सो बी कम्प्लीटेड। अगर ये मार्क होगा तो 9A 9 और 9D भी कंप्लीट होने चाहिए। आइटम नंबर 12 में द पेशेंट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट साइन एंड एंटर आइदर अ 6-digit डेट, 8-digit डेट or an alphanumeric date. Unless the signature is on file, in lieu of the signing the claim, the patient may sign a statement to be retained by the provider, physician, or supplier. This form is signed by the patients when completing new patient paperwork or updating paperwork. It can be signature on file as a computer-generated signature or date is only entered with a legal signature is used. The patient signatures authorize release of the medical information necessary to process the claim. It is authorized payment of the benefits to the provider for service or a supplier when the provider of service been providing the service. ये ऑप्शन सिग्नेचर का है, जो पेशेंट साइन करता है कि जो डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो उसको पेमेंट किया जाए इंश्योरेंस की तरफ से, और डॉक्टर को ऑथराइज करता है कि आप जो है क्लेम को फाइल कर सकते हैं, इंश्योरेंस को भेज सकते हैं। आइटम 13 भी सेम लाइक के एक ऑथराइजेशन होता है सिग्नेचर का,
जो कि पेशेंट देता है, और ये भी एक जो डेट होता है उसके साथ मेंशन होता है स्पेसिफिकली इट्स रिप्रेजेंटिंग फॉर द डेट that might be with the signature date required for the patient. Enter either or 8 item number 14 क्या कहता है, enter either or 8 digit और 6 digit date of current illness. इंजरी रिलेटेड अगर वर्कर काम का है या नो फॉल्ट का है तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो इंजरी डेट जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि यूटिलाइज हो सकता है। और ऑन सेट ऑफ द करंट सिम्टम और इलनेस और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये जो है वो इलनेस के हवाले से बात करता है। Item 15 enter another date related to the patient condition or treatment in either 8 digits or 6 digit. Check with your pairs to determine if the item needs to be completed. Medicare does not require this item. Leave blank. Enter the applicable qualifier to identify which date is being reported. Initial treatment, latest visit or consultation, acute manifestation or chronic condition, accident, last x-rays, prescriptions, report start, रिपोर्ट एंड डेट ऑफ फर्स्ट विजिट और कंसल्टेशन। ये जो है वो एक डेट होती है जो कि जिसको ये जो भी मैंने आप लोगों के सामने डेट्स मेंशन किए हैं, ये यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इस के ऊपर मेडिकेयर को रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको जानकारी हो। Item number 16, if the patient is employed and is unable to work in his or her current occupation, enter an 8-digit or 6-digit date when the patient is unable to work. अगर पेशेंट जो है वो एम्प्लॉयड है और वो काम नहीं कर सकता तो ये डेट जो है वो आइटम नंबर 14 में ये डेट पुट करेंगे, और ये डेट से जो है वो ये 6 डिजिट्स का होगा या 8 डिजिट्स का होगा। An entry in this item may indicate employment related insurance coverage. If the patient is treated for a work related injury, the claim is submitted to worker compensation or the patient medical insurance. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक एंट्री जो है वो इंडिकेट कर रही है कि इसमें जो अगर वर्क रिलेटेड है तो वर्कर काम को जाएगा, अगर वर्क रिलेटेड नहीं है तो मेडिकल इंश्योरेंस को क्लेम जाएगा। आइटम नंबर 17 में एंटर द नेम ऑफ द रेफरिंग और ऑर्डरिंग फिजिशियन। यहाँ पे रेफरिंग प्रोवाइडर या ऑर्डरिंग फिजिशियंस का जो है वो नेम मेंशन होगा। इफ द सर्विस और आइटम वाज ऑर्डर और रेफर्ड बाय फिजिशियन, द नेम शुड बी एंटर एज अ फर्स्ट, मिडल, लास्ट, followed by the providers can also be reported in the field. When multiple providers are involved, enter one provider using the following priority: referring provider, ordering provider और इसके अलावा सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर्स। यहाँ पे अगर लेट सपोज एक से ज़्यादा डॉक्टर आप पोर्ट करेंगे तो वहाँ पे इस फॉर्मेट के इस ऑर्डर के थ्रू आप करेंगे। आइटम नंबर 17A है एंटर द अदर आईडी नंबर ऑफ द रेफरिंग, ऑर्डरिंग और सर्विसिंग प्रोवाइडर, सुपरवाइजिंग प्रोवाइडर। एंटर द क्वालिफायर टू इंडिकेट व्हाट नंबर इज बीइंग रिपोर्टेड। OB state license number, IG provider UPIN number, G2 provider commercial number, LU local number used for the supervising providers only, और फॉर मेडिकेयर इसको ब्लैंक छोड़ना है। जैसे मैंने आपको कहा 17A में क्या है, आईडी नंबर पुट करते हैं रेफरिंग या सुपरवाइजिंग या ऑर्डरिंग प्रोवाइडर के लिए, और उनको जिस क्वालिफायर जो है वो नंबर के साथ पुट करेंगे। OB जो है वो लाइसेंस नंबर के लिए, 1G जो है वो यूपिन नंबर के लिए, जबकि G2 जो है वो रीगन नंबर के लिए यूज़ होता है। 17B क्या है, एंटर द नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर ऑफ द रेफरिंग, ऑर्डरिंग, सुपरवाइजिंग फिजिशियन और नॉन फिजिशियन। यहाँ पे क्या है, NPI पुट करते हैं। 17B में जो रेफरिंग प्रोवाइडर है उसका या सुपरवाइजिंग है या ऑर्डरिंग है, उनका NPI नंबर पुट करते हैं। 18 में एंटर आइदर एन 8 डिजिट्स और 6 डिजिट डेट विन अ मेडिकल सर्विसेज फर्निश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट और रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन। ये हॉस्पिटलाइजेशन के लिए या सब्सिक्वेंट विजिट के लिए यूज़ होता है, ये डेट के लिए यूज़ होता है, चाहे वो 8 डिजिट्स हो या 6 डिजिट्स हो। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज के लिए जब परफॉर्म होता है तो वो उनके लिए यूज़ होता है। 19 है पेयर हैव डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस आइटम, रिफोर द अप्रोप्रिएट क्वालिफायर टू डिस्क्राइब द आइडेंटिफायर। Qualifier can be found in the NUCC claim form manual and include general qualifiers and worker compensation qualifier for the report type and transmission type. अच्छा, 19 में क्या है, pairs have different uses of the item। ये जो है वो 19 जो है वो different uses के लिए है। report the appropriate qualifier टू डिस्क्राइब द आइडेंटिफायर के कौन है, उसमें आइडेंटिफायर कौन है, वर्कर काम है या मेडिकल इंश्योरेंस है। आइटम 20 है, कंप्लीट दिस आइटम व्हेन बिलिंग और परचेज सर्विसेज बाय एंटरिंग एन X and yes diagnostic test subject to the NT markup payment limitation. This is not used in ASC। नाज़रीन, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये
तब यूज़ होता है जब किसी सर्विसेज की परचेजिंग हो, और अगर यस होगा तो एक्स लिखेंगे वहाँ पे। डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह के लिए या एंटी मार्कअप पेमेंट्स लिमिटेशंस के लिए यूज़ होता है, मेडिकल के लिए नहीं होता। आइटम्स 21 एंटर द ICD 9 और 10 कोड्स फॉर द पेशेंट डायग्नोस्टिक कंडीशंस, एंटर द कोड्स विद अ डेसिमल and the proper code sequence. The applicable ICD indicator is entered to identify which version of ICD codes are being reported. ICD 9 or 10, do not insert a decimal in the ICD 9 और ICD 10 कोड्स। ये जो आइटम 21 है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ICD कोड्स एंटर होते हैं। पहले 9 था, अब 10 है, और ये कहा जा रहा है कि डेसिमल्स के साथ नहीं, बल्कि आप जो है वो सिर्फ नंबर पुट करेंगे। और डायग्नोस्टिक कोड की जो क्लेम जो सर्विस है और जो पेशेंट्स की डिजीज़ है उसकी कंडीशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। आइटम 22 है, एंटर द ओरिजिनल रेफरेंस नंबर फॉर रीसबमिशन कोड, चेक द पेयर्स टू डिटरमिन यूटिलाइजेशन ऑफ फील्ड व्हेन रीसबमिटिंग अ क्लेम, एंटर द अप्रोप्रिएट बिल फ्रीक्वेंसी, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रायर कोड या कैंसिल ऑफ द प्रायर क्लेम। The item number is not used for original claim submission. Medicare leave blank not required by Medicare. अगर यहाँ पर ये आइटम नंबर 22 जो है वो ओरिजिनल रेफरेंस नंबर यहाँ पे पुट करते हैं। क्लेम जब रीसबमिट होता है, करेक्टेड क्लेम जाता है, तो वहाँ पर ये रिप्लेसमेंट कोड के लिए यहाँ पे कोड किया जाता है, या पिछला क्लेम वाइड करने या कैंसिल करने के लिए भी यूज़ होता है। ये जो है ओरिजिनल क्लेम के लिए भी यूज़ नहीं होता और मेडिकेयर के केस में भी नहीं होता, क्योंकि मेडिकेयर को करेक्टेड क्लेम नहीं चाहता, वो हर क्लेम को एज अ न्यू कंसिडर करते हैं। आइटम 23 है, द प्रायर ऑथराइजेशन नंबर इज एंटर्ड हियर। यहाँ पे प्रायर ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता है, या प्रायर आइटम नंबर 23 में द प्रायर ऑथराइजेशन नंबर जो है एंटर होता है। ये अगर प्रायर ऑथराइजेशन नंबर हो या क्लियर नंबर हो, डिपेंड करता है कि क्लेम में इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। आइटम नंबर 24 है, द 6 सर्विस लाइन इन सेक्शन 24 हैव बीन डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली टू अकोमोडेट सबमिशंस और सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द बिल्ड सर्विस। 6 सर्विस लाइन जो होते हैं इस सेक्शन नंबर 24 में, जो कि हॉरिजॉन्टली अकोमोडेट हुआ है सबमिशंस के लिए। द टॉप पोर्शन इन ईच ऑफ द 6 सर्विस लाइन इज शेडेड, ऊपर वाला शेड हुआ होता है, एंड इन द लोकेशन फॉर रिपोर्टिंग सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए यूटिलाइज होता है। इसके अलावा इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू अलाउ द बिलिंग ऑफ 12 सर्विस लाइंस। ये जो है वो 12 सर्विस लाइंस के लिए नहीं होता, बल्कि ये जो है वो आप लोगों के सामने मैंने ये कहा कि 24 जो है वो सेगमेंट में डिवाइड हुआ होता है, और इनके क्या क्या पर्पसेस है आइए देखते हैं। 24A में एंटर 6 डिजिट date for which procedure service or supply when form to date service are shown for service of identified service. Enter the number of days or units in the column G. This is required item. The claim will not be processed if the date of service extended more than 1 day and a valid date is not present. 24A में डेट ऑफ सर्विस जो है वो यूज़ होता है, और अगर इसको प्रॉपर वैलिड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। आइटम 24B में क्या है, एंटर द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ सर्विस कोड। प्लेस ऑफ सर्विस कोड्स कैन बी फाउंड इन फ्रंट ऑफ CPT, इन फ्रंट ऑफ CPT कोड। प्लेस ऑफ सर्विस जो है वो CPT कोड्स के बिल्कुल सामने होगा, और ये 24B में वो यूज़ होता है। 24C में क्या है, नॉट ऑल पेयर्स रिक्वायर दिस आइटम्स, तमाम के लिए। फॉर मेडिकेड E इज़ एंटर फॉर एन इमरजेंसी। अगर मेडिकेयर का केस है तो यहाँ पे E पुट करेंगे, अगर इमरजेंसी केस में मेडिकेड को क्लेम जाएगा तो अदरवाइज जो है वो ये ब्लैंक ही रहेगा। अदर पेयर्स में रिक्वायर्ड अ Y फॉर येस और N फॉर नो टू इंडिकेट इफ द सर्विस इज़ नॉन इमरजेंसी। अगर नॉन इमरजेंसी है डेफिनेटली वो फिर वहाँ पे Y नहीं होगा बल्कि N होगा, अगर इमरजेंसी होगा तो येस होगा, और उसमें मेडिकेड के केस में E होगा। 24D में एंटर प्रोसीजर सर्विस और CPT कोड, HCPCS कोड। यू कैन ऑल्सो एंटर द 4 modifiers also. Do not use hyphens. Report modified 99 in the block of a procedure requires more than 4 modifiers. 4 modifiers जो है वो आप किसी भी CPT कोड के साथ एंटर कर सकते हैं। 24D में क्या होता है कि एंटर द प्रोसीजर, उस जो CPT कोड है वहाँ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। 24E में क्या, एंटर द डायग्नोस्टिक कोड रेफरेंस लेटर एज एल शोन इन द आइटम 21 टू रिलेट द डेट ऑफ सर्विस एंड द प्रोसीजर परफॉर्म इन द डायग्नोसिस। इफ देयर आर एनी 2 or more diagnosis that require support our procedure code, enter the reference letter। जो पॉइंटर सेटिंग हम करते हैं वहाँ पर ये यहाँ पे उनको साथ लिंक होता है, पॉइंटर सेटिंग होती है। इस केस में अगर लेट सपोज में एक से ज़्यादा सर्विस परफॉर्म हुई है, यानी प्रोसीजर कोड ज़्यादा है और डायग्नोस्टिक कोड्स भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे
उनके अल्फ़ाबेटिकल नंबर पुट करने होते हैं, ABCD जिस तरह की वो पॉइंटर सेटिंग होती है वो उसी तरह ही आप लोगों को फिल करना होता है 24E में। 25 में क्या है, एंटर द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और सप्लायर फेडरल टैक्स आईडी। 25 में टैक्स आईडी हम एंटर करते हैं या SSN नंबर भी चेक कर सकते हैं। 26 में क्या है, एंटर द पेशेंट अकाउंट नंबर असाइंड बाय द प्रोवाइडर और सर्विस और सप्लायर अकाउंटिंग सिस्टम। इन प्रैक्टिस मैनेजमेंट में जो भी अकाउंट नंबर आप जो है वो ऑटो जनरेट होता है, तो 26 वाले बॉक्स में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे सिस्टम से वो अकाउंट नंबर। एनी अकाउंट नंबर एंटर हियर विल बी रिटर्न टू द प्रोवाइडर बाय द पेयर सो द पेशेंट्स कैन क्विकली बी आइडेंटिफाइड। ये जब क्लेम इंश्योरेंस को जाएगा और वापस जब यूबी की शक्ल में या ईआरए की शक्ल में रिइंबर्समेंट होगी तो वहाँ पे इजीली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 27 में क्या है, चेक द अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू इंडिकेट वेदर द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस सप्लायर एक्सेप्ट असाइनमेंट। एक्सेप्टिंग असाइनमेंट मीन्स द प्रोवाइडर एग्रीज टू अलाउड अमाउंट नेगोशिएट रेट फॉर द चार्ज। यहाँ पर ये बॉक्स जो है वो इस बात को इंडिकेट करते हैं प्रोवाइडर जो है सर्विस परफॉर्म कर रहा है क्या वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। 28 में क्या है, एंटर टोटल चार्जेस ऑफ द सर्विसेज। 28 में चार्जेस होंगे, टोटल चार्जेस कितने हैं इस क्लेम में वो यहाँ पे पुट करने होते हैं। 29 enter the total amount the patients or other payers paid on the covered services only and the patient paid the co-payment enter the amount here। 29 में क्या होगा, टोटल अमाउंट जो है वो चाहे जो द पेशेंट्स और अदर पेयर्स पे जो पेमेंट होती है ये बॉक्स उनके लिए होता है और अगर लेट्स सपोज पेशेंट ने कोई पेमेंट की तो वहाँ पे पुट करते हैं। आइटम नंबर 30 में क्या है, रिज़र्व फॉर फ्यूचर NUCC यूज़, ये फ्यूचर NUCC के लिए होता है। 31 क्या है, एंटर द सिग्नेचर ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और सप्लायर 8 डिजिट्स डेट और अल्फान्यूमेरिक डेट। ठीक है, द फॉर्म वाज साइन दिस कैन बी कंप्लीटेड एज सिग्नेचर ऑन फाइल। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडर की सिग्नेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है बॉक्स नंबर दिस वन 31 में। ठीक है, 32 में क्या है, एंटर द एड्रेस वेयर द सर्विसेज वर प्रोवाइडेड इफ डिफरेंट फ्रॉम द बिलिंग प्रोवाइडर एड्रेस इफेक्टिव January 1st 2023 दिस इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल मेडिकेयर क्लेम्स। ये जो है यहाँ पे फैसिलिटी एड्रेस जो है वो एंटर होता है और 2011 जनवरी से तमाम तर मेडिकेयर क्लेम्स में ये लाजिम करार दिया गया है। 32A में इफ रिक्वायर्ड बाय द पेयर एंटर द फैसिलिटी NPI, फैसिलिटी का NPI रिक्वायर्ड होगा अगर पेयर रिक्वायर्ड करता है। 32B में क्या, एंटर द क्वालिफायर आइडेंटिफाइंग द नॉन NPI नंबर फॉलोड बाय द ID नंबर। 32B में है, एंटर द क्वालिफायर आइडेंटिफाइंग द नॉन NPI नंबर फॉलोड बाय द ID नंबर। यहाँ पे नॉन क्वालिफायर NPI नंबर पुट होता है और मेडिकेयर के केस में इसको ब्लैंक रखा जाता है। 33 है, एंटर द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस सप्लायर बिलिंग नेम एड्रेस 9 डिजिट जिप कोड विदाउट द हाइपन्स एंड द टेलीफोन नंबर दिस इज़ रिक्वायर्ड आइटम। 33 में क्या है, प्रोवाइडर का यानी बिलिंग नेम, उसका एड्रेस, 9 डिजिट्स का जिप कोड जिसमें हाइपन नहीं होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर, ये रिक्वायर्ड आइटम्स है। 33A में एंटर द NPI ऑफ द बिलिंग प्रोवाइडर और ग्रुप। 33A में क्या है, बिलिंग प्रोवाइडर का NPI होगा। 33B में क्या है, एंटर द क्वालिफायर आइडेंटिफाइंग द नॉन NPI नंबर फॉलोड बाय द ID नंबर। जबकि 33B में है क्वालिफायर जो है आइडेंटिफाई नंबर का नॉन NPI नंबर होगा जिसमें ID नंबर बी फॉलोड हो सकता है। मेडिकेयर दिस फील्ड इज़ जनरली लेफ्ट ब्लैंक, मेडिकेयर केस ब्लैंक होगा। अवर यू मे बी रिक्वायर्ड बाय सम कैरियर टू कंप्लीट दिस फील्ड, कुछ पेयर्स रिक्वायर्ड करती है कि इसको फिल किया जाए। एंड द पेयर रिक्वायर्ड दिस फील्ड फॉलो द कैरियर इंस्ट्रक्शन, जिस पेयर को चाहिए कि ये फिल हो तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।